Welcome class 10th again in online classes of biology. I am K.N. Mishra. Students, before today's online class we have studied about asexual reproduction. At present we are studying reproduction in organism. And as far as your syllabus of FA2 exam is concerned, in FA2 exam this chapter included सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर ये इंक्लूड है आपके FA2 सिलेबस में। ठीक है, आपको एक बात और बता दें स्टूडेंट्स, बीच में 2 दिन हमारा वीडियो नहीं गया है, शायद आप लोगों को पता होगा। फुट में हमारे इंजरी हो गई है, फ्रैक्चर हो गया है हमारे टोज़ में, जिसकी वजह से नहीं हम डाल पाए। इधर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, वो इग्नोर करेंगे आप प्रॉब्लम हमारी, और ये वीडियो बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस नो समथिंग अबाउट सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक बात और, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जब हमने आपको बताया था और उसके वेरियस टाइप्स हमने आपको बताए थे। फॉर एग्जांपल फिशन 2 तरह का, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। As a result of binary fission, 2 individuals are generated from single parent. ठीक है, and in case of multiple fission, many organisms are generated from single parent. उसके बाद हम लोग बर्डिंग पढ़े थे हाइड्रा के केस में। ठीक है, फिर उसमें लास्ट में एक टॉपिक था स्पोर फॉर्मेशन। Spore formation is also a type of asexual mode of reproduction. This occurs in lower plants, like in case of Rhizopus, in case of various algae, various fungus. This mode of reproduction, spore formation mode of reproduction occurs. होता क्या है ये स्पोर फॉर्मेशन में? आपकी बुक में यहाँ पे राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन दिया हुआ है, आपकी बुक में इस जगह पे स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। ठीक है, हम आपको यहाँ बोर्ड पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं और यहाँ से ऊपर जाकर के कहीं पे बिल्कुल राउंड ये बन जाता है, बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर, और इसके भीतर होते हैं स्पोर्स। दीज स्पोर्स आर asexually reproducing units. These spores are asexually reproducing unit. और ये किसका डायग्राम है? This diagram is of Rhizopus. ये राइजोपस स्टूडेंट्स, ये राइजोपस वही है जो जिसको हम ब्रेड माउल्ड भी कहते हैं। ब्रेड माउल्ड हमने बताया था आपको कि अगर स्लाइस्ड ब्रेड को वेट करके फ्रीज के पीछे हम रख देते हैं तो क्या होता है, उस पर कुछ ग्रो कर जाता है, ब्लैकिश स्पॉट बन जाता है या येलोविश स्पॉट बन जाता है। ठीक है, तो वो ब्लैकिश या येलोविश स्पॉट इसलिए बनता है क्योंकि उस पर फंगस की ग्रोथ हो जाती है। उन फंगस के स्पोर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। वो स्पोर्स जब प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर फूड और सूटेबल एनवायरनमेंट पाते हैं तो ग्रो कर जाते हैं। ब्रेड पर उनको फूड मिलता है, मॉइस्चर मिलता है, ठीक है, और वार्मनेस मिलती है। वार्म जगह पे ये मशरूम ग्रो करता है, कोल्ड जगह पे ये मशरूम नहीं ग्रो करता, तो वहाँ पे ग्रो कर जाता है उस ब्रेड पे। उसी ब्रेड माउल्ड का नेम है बॉटनी में, बायोलॉजी में, राइजोपस। ठीक है, और ये है आपका, इसमें स्पोर्स लिखा हुआ है लेकिन स्पोर्स इसके भीतर होता है। स्पोर्स तो इसके भीतर होते हैं,
इसको हम कह सकते हैं कि ये एसेक्सुअल बड है, एसेक्सुअल स्पोर बड, दिस स्ट्रक्चर इज, understand? Now inside this asexual spore buds, spore bud, many spores are present. In suitable condition, these spores germinated, and after germination, they give rise a new rhizopus. This is also a type of asexual reproduction, spore formation. ठीक है, तो स्पोर फॉर्मेशन के साथ ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी हैव कंप्लीटेड. नाउ कम टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, स्टूडेंट्स, as far as this sexual mode of reproduction is concerned, पहली बात, in sexual mode of reproduction two parents are needed. पहली बात, two parents are needed, and these two parents should be of opposite trait. सेम ट्रेट के भी नहीं होनी चाहिए. दो पेरेंट्स होने चाहिए और वो दोनों अपोजिट ट्रेट के होने चाहिए. मतलब एक अगर मेल है तो दूसरा पेरेंट फीमेल होना चाहिए. ये पहली शर्त है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए. तो हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं इसमें, टू पेरेंट्स नीडेड, टू पेरेंट्स नीडेड ऑफ अपोजिट ट्रेट, अपोजिट ट्रेट. ठीक है, थोड़ा सा अपनी तरफ से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बताना चाहेंगे कि आपकी बुक में एक टॉपिक लिखा हुआ है, व्हाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाई डू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. आपकी बुक में ये टॉपिक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों, समझने की कोशिश करिए इसको कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों सुपीरियर है. एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था ये कि व्हाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सुपीरियर इन कंपैरिजन टू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. ये क्यों सुपीरियर है, क्या आंसर हो सकता है इसका? एक आंसर, बिकॉज वेरिएशंस आर पॉसिबल ओनली इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. वेरिएशंस आर नॉट पॉसिबल इन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज in asexual mode of reproduction, reproductive part of that organism does not participate. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह के सेल्स होते हैं, हम आपको बताएं. एक तरह का सेल होता है जिसको हम जेनरेटिव सेल या रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, और दूसरे तरह का जो सेल होता है उसको हम सोमैटिक सेल कहते हैं, SOMATIC, सोमैटिक सेल. सो in asexual reproduction, somatic cells involved, reproductive or generative cells are not involved in case of asexual reproduction. But in case of sexual reproduction, only reproductive cells, reproductive organs are involved. So if sexual reproduction is going to be held in any living organism, then in that living organism sexual organs should be well developed, whether it is plant or animal, वो चाहे जो. ठीक है, और प्लांट्स के केस में तो एक अलग ग्रुप ही है प्लांट्स का, जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स जो ग्रुप है प्लांट का, उसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाकी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता. क्यों? बिकॉज फ्लावर्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स ओनली. फ्लावर्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स ओनली, एंड एज यू नो flowers are the reproductive organs of plants. ठीक है,
ये चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि वाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक रीजन हमने आपको बताया कि वेरिएशंस आर पॉसिबल ओनली इन सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इन ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेरिएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए डीएनए कॉपीइंग बहुत जरूरी है। इट इज वेरी एसेंशियल। डीएनए कॉपीइंग प्रोसेस, डीएनए कॉपीइंग प्रोसेस शुड गोइंग ऑन फॉर दिस सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये डीएनए कॉपीइंग सोचने वाली बात है। अगर इस बात को बहुत माइंड को स्क्रैच करके सोचिएगा, अगर इस प्लैनेट अर्थ पे जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके डीएनए अपनी कॉपी करने लगे, जाहिर सी बात है, अगर ये बात हम कह रहे हैं, अगर ये बात बुक में लिखी हुई है तो जो कह रहे हैं वो भी सही होगा। अगर जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब अपने रिप्रोडक्टिव सेल के भीतर जो डीएनए है उसकी ब्लूप्रिंट यानी कि कॉपी प्रिपेयर करने लगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस अर्थ पे सिर्फ डीएनए ही डीएनए होगा, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। इतना ज़्यादा डीएनए बन जाएगा। फिर ऐसा कैसे होता है? फिर डीएनए इतना ज़्यादा ना बने, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? फिर वही ऑर्गेनिज्म इसको कंट्रोल करता है। सपोज कर लीजिए, एक एग्जाम्पल से हम आपको बताते हैं। ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लेते हैं। ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग्स बताइए। 23 पेयर। There are 23 pairs of chromosomes in human beings. Out of these 23 pair chromosomes, 22 pairs are alike, and because these 22 pairs chromosomes are alike, so they are known as autosomes. Autosomes. समझ में आ रहा है? 23 पेयर टोटल क्रोमोसोम होते हैं। उन 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स एक जैसे होते हैं और उनको हम कहते हैं ऑटोसोम। क्लियर? अब बचा 1 पेयर इसका, 23rd पेयर। तो जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर, वो एलाइक नहीं होता है। उस लास्ट वाले 1 पेयर को हम कहते हैं इसीलिए सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है? और इसको डिनोट किया जाता है XY से, और जबकि 22 पेयर्स को डिनोट किया जाता है XX से। ये चीज क्लियर हो रही है? क्लियर हो रही है? ठीक। तो अब ये मेल है, जहां पे Y होता है वो मेल होता है, जहां पे X होता है वो फीमेल होता है। तो ये मेल पेरेंट है, मेल पेरेंट, ठीक। ये फीमेल पेरेंट है। क्लियर? क्या होगा? जाइगोट जब बनेगा, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन जब होगा, हम उसी क्वेश्चन पे आ रहे हैं जो क्वेश्चन हमने अभी को पूछा है, ठीक है? जब यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो 23 पेयर क्रोमोसोम इधर के फीमेल पेरेंट के, और 23 पेयर क्रोमोसोम इधर के मेल पेरेंट के। ये ये दोनों कंबाइन होंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होने चाहिए? कितने होने चाहिए? अब तो होने चाहिए 46 पेयर, क्योंकि डीएनए की कॉपी हुई है, डीएनए का ब्लूप्रिंट बना है। तो इधर मेल पेरेंट के डीएनए का ब्लूप्रिंट 23 पेयर,
फीमेल पेरेंट के डीएनए का ब्लूप्रिंट 23 पेयर, टोटल 46 पेयर होना चाहिए। इसीलिए कहे हैं इस अर्थ पे केवल डीएनए ही डीएनए रहेगा अगर कोई मैकेनिज्म इसको कंट्रोल करने का ना हो। फिर ये 46 पेयर कंट्रोल कैसे होता है? ये कंट्रोल होता है मियोसिस प्रोसेस से। एज वी हैव स्टडीड इन क्लास 9 दैट सेल डिवीजन इज ऑफ 2 टाइप, mitosis and meiosis. In case of mitosis, the number of chromosomes are same in offsprings as in parents, but in case of meiosis, number of chromosomes are halves in comparison to their parents. क्लियर हो रहा है? ये बात हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। वही meiosis यहाँ पे होगा। जब मेयोसिस यहाँ पे होगा तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 पेयर ना हो करके केवल 46 होंगे, केवल 46 मतलब 23 पेयर। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस रिड्यूस हुआ यहाँ पे। इस तरीके से डीएनए बहुत ज़्यादा नहीं बन पाता, उनका नंबर मेयोसिस प्रोसेस से रिड्यूस हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है? अब फिर एक बात कर लेते हैं कि वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वाई नॉट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। वेरिएशन इज वेरी एसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनिज्म। वेरिएशन इज वेरी एसेंशियल। अगर ये वेरिएशन ना हो तो ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लें। अगर वेरिएशंस ना हो तो जितनी भी पॉपुलेशन इस अर्थ की, हम अपनी कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे अर्थ के पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। वेरिएशंस अगर ना हो तो एक फादर अपने बेटे को कैसे आइडेंटिफाई करे, एक बेटा अपने भाई को कैसे आइडेंटिफाई करे। तो ड्यू टू दिस रीजन वेरिएशन इज वेरी एसेंशियल। हाउ वेरिएशन टेक्स प्लेस ये भी जानना जरूरी है। कभी भी एक ही जनरेशन में ये वेरिएशंस नहीं आते हैं, ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं। एक्यूमुलेशन का मतलब समझते हैं? एक्यूमुलेशन का मतलब थोड़ा सा वेरिएशन एक जनरेशन में आया, सेकेंड जनरेशन में कुछ और वेरिएशन आया, दोनों का एडिशन हुआ, सम हुआ यहाँ पे, तो वेरिएशन थोड़ा सा अधिक होगा। थर्ड जनरेशन में कुछ और वेरिएशन हुआ, अब इसको एक्यूमुलेट वेरिएशन कहेंगे, एक्यूमुलेट वेरिएशन। और जब एक्यूमुलेटेड वेरिएशन को देखेंगे तो वो अपने पेरेंट्स से डिफर दिखाई देगा। यहाँ पे डिफरेंस है ये अपने पेरेंट्स से। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फिर एक बात जो आपकी बुक में लिखी हुई है उसको देखते हैं। बुक में लिखा हुआ है द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू सेल्स फ्रॉम 1 इन्वॉल्व्स कॉपीइंग ऑफ द डीएनए as well as of the cellular apparatus। बहुत सही बात लिखी। 1 सेल से 2 सेल अगर बन रहा है तो डीएनए की भी कॉपी होनी चाहिए और सेलुलर एपरेटस की भी कॉपी होनी चाहिए। जैसे जो पेरेंट सेल था उसके पास एक ही माइटोकॉन्ड्रिया था, एक ही न्यूक्लियस था, एक ही न्यूक्लियोलस था उसके पास, गोल्जी एपरेटस एक था। अब जब 2 सेल बनने हैं उससे तो जेनेटिक मटेरियल तो 2 होगा ही, डबल होगा ही, साथ साथ जो सेलुलर एपरेटस है उसको भी डबल होना चाहिए। इट शुड बी मेंटेन्ड। ठीक है, ये बात आपकी बुक। उसके बाद लिखा हुआ है बुक में द डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म एज वी हैव नोटेड कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट। जो डीएनए कॉपिंग का मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो बहुत एक्यूरेट नहीं है। थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं, वैसे हो सकता है आपकी समझ में ये बात ना आए। आप नेक्स्ट क्लासेस में ये चीज़ पढ़ेंगे, पहले ही आपको बता दे रहे हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है 2 तरह का होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए, 2 तरह का ये होता है। ठीक है, तो इनमें ये जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं ये 3 चीज़ से मिलकर बने होते हैं।
कॉन्स्टिट्यूएंट बता रहा है न्यूक्लिक एसिड का। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। न्यूक्लिक एसिड क्या क्या है? पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर। दूसरा नाइट्रोजेनस बेसिस, नाइट्रोजेनस बेसिस। एंड लास्ट थर्ड वन इज फॉस्फेट रिंग, phosphate ring. This is constituent of nucleic acid. अब किसको कहते हैं? पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर मीन्स हुआ जब 5 कार्बन का शुगर बना हुआ हो। हम लोग जो शुगर जनरली पढ़ते हैं वो है C6H12O6, इसी को पढ़ते हैं ना। इसमें कितने कार्बन है? 6। तो इसको पेंटोज शुगर नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे हेक्सोज शुगर। दिस इज एग्जांपल ऑफ हेक्सोज शुगर। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब हुआ ऐसा स्ट्रक्चर होगा उसका, केमिकल स्ट्रक्चर जब बनाएंगे वो ऐसा स्ट्रक्चर, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 5 कार्बन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों के? 5 कार्बन। सो केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पेंटोज शुगर इज लाइक दिस। ठीक। दूसरी बात, नाइट्रोजेनस बेस। नाइट्रोजेनस बेसिस जो होते हैं बच्चों, वो 2 तरह के होते हैं। एक नाइट्रोजेनस बेस को हम कहते हैं प्योरीन, प्योरीन बेस, और सेकंड वाले को हम कहते हैं पायरिमिडीन बेस, पायरिमिडीन बेस। 2 तरह के। ठीक। अब ये भी 2 तरह के हैं, हम चारों एक साथ आपको बता दे रहे हैं। कुल मिला जुला के 5 बेसिस हैं। एडेनिन, थायमिन, थायमिन, गुआनिन, cytosine, and the last base is uracil. कुछ 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आपको क्लास मिला है तो थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा ही। There are 5 bases overall. Clear? First base is adenine, second one is thymine, third one is guanine as written here, fourth one is cytosine, and last one is uracil. Clear? अब इन 5 में से एक में केवल 4 ही होते हैं। एक में का मतलब अगर डीएनए है तो उसमें 4 ही बेस होंगे, और अगर आरएनए है तो उसमें भी 4 ही बेस होंगे, कोई एक नहीं होगा। ये कमाल की बात है। कौन सा नहीं होगा? थायमिन को रिप्लेस करता है यूरेसिल, किसमें? आरएनए में। डीएनए में, हमारे कहने का मतलब यह, ठीक से समझिएगा, डीएनए में ये 4 होते हैं, ये 4 डीएनए में। ठीक। और आरएनए में ये रिप्लेस हो जाता है इससे, यूरेसिल से। तो ये बहुत बढ़िया डिफरेंस है। अगर कोर्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, दैट आरएनए कंटेन्स यूरेसिल, यूरेसिल बेस, whereas डीएनए डजंट कंटेन यूरेसिल। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। ठीक है? क्लियर है? अब शायद ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। नाइट्रोजनस बेस, ये चीज क्लियर हुई आपको? So any nucleic acid is made up of these 3 things. पेंटोज शुगर, क्लियर हो गया। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस मीन्स ये इन 5 में से कोई 4 बेसेस होंगे, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो।
4 होंगे नाइट्रोजनस बेस। एंड लास्ट वन इज फॉस्फेट रिंग। न्यूक्लिक एसिड में एक फॉस्फेट रिंग भी होती है। अभी जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, आपको ये पेंटोज का ये स्ट्रक्चर बनाया था, तो यहां से इसके एक फॉस्फेट एसिड रिंग जुड़ा होता है। क्लियर? ये स्ट्रक्चर है। आते हैं आगे, क्या लिखा है बुक में आपके, सेलुलर एपरेटस भी डबल होना चाहिए। उसके बाद लिखा हुआ है एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म cannot be protected by variation, but in a population variations are useful for ensuring the survival of the species। हर ऑर्गेनिज्म में ये वेरिएशंस कोई ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही हो, उस वेरिएशन की वजह से वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर ही जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म ना सरवाइव करे, वेरिएशन कोई ऐसा आ जाए कि वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव ही ना करे। फॉर एग्जांपल आप अक्सर टीवी न्यूज़ में देखते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, कोई बच्चे ऐसे हो जाते हैं, यहाँ से समझ में आ रहा है, वो सरवाइव नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसे ट्विन्स हो जाते हैं, यहाँ से जुड़े होते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते। जबकि एक वेरिएशन ऐसा बता रहा है जो सरवाइव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग 6 लिम्स एट द प्लेस ऑफ 5, अगर 5 की जगह पे हमारे पास 6 लिम्स हो तो हम सरवाइव कर जाएंगे। ये कोई ऐसा वेरिएशन नहीं है कि हम सरवाइव ना कर सकें, बट दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेरिएशन। क्लियर? तो कभी कभी सरवाइव नहीं भी कर पाते और कभी कभी सरवाइव कर जाते हैं। ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है, आगे लिखी हुई है। वाइल डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म आर नॉट एब्सोल्युटली एक्यूरेट, दे आर precise enough to make the generation of variation of fairly slow process। इतनी जल्दी वेरिएशन नहीं होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है। If the DNA copying mechanism were to be less accurate, many of the resultant DNA copies would not be able to work with the cellular apparatus and would die। बहुत बढ़िया बात लिखी है। जब डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन रही है, डीएनए का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट नहीं बन रहा है 100%, तो वो डीएनए जिस सेल में जाएगा उस सेलुलर एपरेटस से मैच नहीं करेगा, उस सेलुलर एपरेटस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली वो सेल डेड हो जाएगी। इट इज पॉसिबल है। आगे, सिंस ऑल ऑफ दीज वेरिएशंस आर इन लिविंग इंडिविजुअल, it is assured that they do not have any real bad effects। ये सब के सब रियल इंडिविजुअल में वेरिएशन, डेड में कहाँ से वेरिएशन होगा? जब होगा तो लिविंग में ही वेरिएशन होगा। ये वेरिएशंस लिविंग बीइंग्स के भीतर होते हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी अधिक होती है कि वेरिएशंस के साथ वो नया ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर जाए। इस बात की पॉसिबिलिटी अधिक होती है। ठीक है, ये हम नहीं कह रहे, आपकी बुक कह रही है। आगे लिखा हुआ है ईच कॉम्बिनेशन वुड बी नॉवेल सिंस इट वुड इन्वॉल्व 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट। हमको वेरिएशन लाना है और केवल एक पेरेंट के इन्वॉल्व होने से वेरिएशन आ नहीं सकता। वेरिएशन इज एसेंशियल, ये भी बात प्रूव्ड है। अभी हम लोग बात किए हैं कि वेरिएशन जरूरी है। वेरिएशन इज वेरी एसेंशियल, क्योंकि बिना वेरिएशन के हम एक दूसरे को आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते। एक ही स्पीसीज के मेंबर्स को नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, सेम स्पीसीज के मेंबर को, अगर वेरिएशन ना हो। सो वेरिएशन इज वेरी एसेंशियल प्रोसेस, होना चाहिए। स्लो प्रोसेस है ये। और अगर एक ही पेरेंट है, सिंगल पेरेंट है, तो उसमें उसका डीएनए जब भी अपने न्यू ऑफस्प्रिंग में जाएगा तो वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। वेरिएशन तभी पॉसिबल है जब 2 तरह के जेनेटिक मटेरियल एक साथ मिक्स हो, यानी कि 2 इंडिविजुअल्स के जेनेटिक मटेरियल एक साथ मिक्स हो। 2 इंडिविजुअल्स के जेनेटिक मटेरियल तब वेरिएशन क्रिएट करेंगे जब वो अलग अलग ट्रेड्स के हों, as far as human beings are concerned। बिकॉज अगर वो सेम ट्रेड के हुए
मान लीजिए सेम ट्रेड के होते हैं तो एक्स एक्स, ये भी जेनेटिक मटेरियल सेम है, और दूसरा अगर फीमेल नहीं है मेल ही है तो एक्स एक्स, ये भी जेनेटिक मटेरियल सेम, वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बार बार हम ये बात रिपीट कर रहे हैं कि टू पेरेंट्स आर नीडेड ऑफ अपोजिट ट्रेड, अपोजिट ट्रेड के होने चाहिए। अब यहाँ वाई हो गया तो ये डिफरेंस हो गया। अब जो जेनेटिक मटेरियल नया जो जाइगोट यहाँ बनेगा उस जाइगोट में वेरिएशन की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट हियर विच इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर वन। क्लियर? नाउ come to next page, but this creates some major difficulty. Zygote is formed. Now if आपकी बुक में लिखा हुआ है if the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissue and organs, then it has to have sufficient storage of energy। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट को एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होना है। इस काम को करने के लिए उस जाइगोट के पास एनर्जी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक है। इट इज इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म इट इज सीन that the two germ cells are not very different from one another or may even be similar। चलिए हम बुक से थोड़ा अलग बताते हैं आपको। जो लिखा हुआ है कि जो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म, उनके जो गैमीट्स होते हैं, अब यहाँ पे कुछ टिपिकल वर्ड्स आएंगे, शायद बताना ना पड़े हमको, आप लोगों को पता हो। रिप्रोडक्शन में कुछ बहुत टिपिकल वर्ड्स आएंगे जैसे गैमीट, जैसे जाइगोट। तो गैमीट का मतलब क्या हुआ? गैमीट्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेल एंड फीमेल, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। अब यहीं पे वो बात बताने जा रहे हैं हम, उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, उस जाइगोट के भीतर एनर्जी कहाँ से आती है कि वो एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए? कहाँ से आती है? लोअर ऑर्गेनिज्म में, वेदर दे आर प्लांट और एनिमल्स। In case of lower organism, these two gametes are alike, एक तरह के होते हैं। लेकिन in higher organism, whether it is plant or animal, it doesn't matter. In higher organisms, these two gametes are not alike. They are dissimilar. कैसे dissimilar होते हैं? Male gamete is smaller in size and motile also। मोटाइल मतलब मूवमेंट होता हो। whereas female gamete is larger in size in comparison to male one, larger in size and non-motile, ठीक। अब ये क्यों लार्जर है साइज में? क्योंकि फूड का स्टोरेज किया है इसने, और इसने फूड का स्टोरेज नहीं किया है। इसने फूड का स्टोरेज किया है और इसने फूड का स्टोरेज नहीं किया है। क्लियर? सो it is written here that this food which is present in female gamete is used by zygote to develop into a new organism. Clear? इसके बाद कुछ खास बात नहीं है. We shall see in the next few section how the need to create these two different type of gamete. ये हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग में जब रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. बस इसी के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ने वाले हैं. लेकिन उससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. ठीक है? Sexual reproduction in plants we will study in next online class. Students, revise whatever
we studied today. This is your homework, and send me the poster of all types of asexual reproduction. लास्ट बार हम कह रहे हैं, इसके बाद नहीं करेंगे. हमको एक पोस्टर चाहिए, उसमें सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के डायग्राम बने हो, उनके बारे में लिखा हो. क्लियर? दिस इज योर होमवर्क स्टूडेंट्स. दिस इज ऑल फॉर टुडे. Stay home and be safe. Thank you, class 10.